बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले बात करेंगे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के हवाले से। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से कुछ रोज़ कबल जो है वो GDA यानी ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलाइंस के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इसके साथ साथ मौलाना फजल रहमान की जो पार्टी है जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप, उनके नुमाइंदे भी साथ रहे। कहा यह गया कि जी एक इत्तेहाद बनाया जा रहा है और इस इत्तेहाद को वसी तर करेंगे। ख़ास तौर पे निगरान सेटअप पे जो है बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। इसके साथ साथ जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। अब गुज़श्ता रोज़ ये भी फैसला किया गया है कि जो नई हल्का बंदियाँ हुई हैं उसके ख़िलाफ़ उनको चैलेंज किया जाएगा कोर्ट में, और उसके बाद जो है ना सिर्फ कराची की बल्कि इसके अलावा सिंध के दीगर इलाक़ों की हल्का बंदियों को भी चैलेंज किया जाएगा। साथ साथ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से मुख्तलिफ़ सियासी जमातों से जो राब्ते हैं उनका सिलसिला जारी है। आज भी पार्टी के सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल साहब का रब्ता हुआ है अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान साहब से, और उन्होंने ख़ास तौर पे फ़लस्तीन के हक़ में जो राय कायम की जा रही है, जिस तरीके से इज़हार यकजहती की जा रही है, उसके हवाले से तबादला ख्याल किया है। नाज़रीन, अब सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कराची में या हैदराबाद में या सिंध के शहरी इलाकों में जो इलेक्शन लड़ेगी उसमें कोई इत्तेहाद कायम करेगी, कोई सीट एडजस्टमेंट की जाएगी, इसलिए कि माजी में कभी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के हवाले से ऐसी सियासत देखी नहीं गई है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने हमेशा एक अलहदा शनाख्त के साथ, एक अलहदा यानी जो मैनिफेस्टो होता है उसके साथ इलेक्शंस लड़े और कामयाबी हासिल की है। लेकिन 2018 के इलेक्शंस में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान को जितनी वो उम्मीद कर रहे थे उतनी सीटें नहीं मिली। बहरहाल जो जमात जिन पे उनका दावा था कि उनकी सीटें चोरी करके ले गई है, उनका मैंडेट चोरी हुआ, उसी के साथ उन्होंने इत्तेहाद किया और हुकूमत में शामिल हुए। उसके बाद जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को अदम एतमाद का सामना हुआ और मखलूत हुकूमत बनी PDM की, उसमें भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट शामिल रही। साथ साथ इस दरमियान जो बल्दियाती इंतखाबात हुए उसमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने दस्तबरदारी का ऐलान किया और मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से ये भी कहा गया कि जी शायद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान किसी डील के तहत दस्तबरदार हो गई ताकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को खातिर खा कामयाबी हासिल हो सके। बहरहाल नाज़रीन, तमाम हम मौज़ूआत पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद हैं रहनुमा हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के साबिक़ रुकन सूबाई असम्बली जनाब जावेद हनीफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जावेद भाई खैरियत से हैं सर? वेरी काइंड, आप ठीक हैं? खैरियत से? अल्लाह का करम, बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। बड़ी मेहरबानी, आपने बुलाया। आपकी मुस्कुराहट की वजह से मुझे भी जो है ना आप बातें इस किस्म की कर रहे थे कि मुझे मुस्कुराहट तो सर, ये जो राब्तों का सिलसिला जारी है, माजी में कभी हुआ नहीं है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान जो है वो इलेक्शन से कबल जो है वो किसी भी एहतजाज, रैली या अपनी सियासी कैंपेन या इलेक्शन कैंपेन के लिए दूसरी जमातों के साथ मिल के कोई कैंपेन चलाए या कोई इत्तेहाद करे? नहीं, ये कोई स्ट्रेटजी चेंज हुई है? देखिए, इस मरतबा भी ऐसा हरगिज़ नहीं है कि इलेक्शन कैंपेन के लिए हम लोगों के साथ मिल रहे हैं। ग्रैंड अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश की जा रही है कि सिंध की जितनी भी पोलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो पोलिटिकल फोर्सेस हैं, उसमें आपस में मिलकर एक अंडरस्टैंडिंग तो हो ना सिंध के मसाइल पे, सिंध के जो इशूज़ हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा जो जमातें हैं, देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो ऑफ कोर्स 15 साल से हुक्मरानी कर रही है और वही, लेकिन आपके जो राब्ते हैं उनके अलावा चल रहे हैं इस ग्रैंड अलायंस में या किसी भी इस इत्तेहाद में? बिल्कुल, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नहीं, उनके अलावा पाकिस्तान, बल्कि अगर ये कहा जाए कि एक तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ ही इत्तेहाद होगा तो गलत ना होगा? देखिए, इस वक्त जो है जो पोलिटिकल फोर्सेस हैं इस सूबे के अंदर, मेन पोलिटिकल फोर्सेस पीपल्स पार्टी है या MQM है। बाकी दूसरी पार्टीज जो है पेरिफेरीज की पार्टीज हैं। और पीपल्स पार्टी 2018 के इलेक्शन देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी अच्छी खासी सीट थी, लेकिन जो आपको पता है बाद का जो सिनेरियो है वो किस तरीके से उनको मैंडेट मिला था ये भी आपकी नॉलेज में है। और इसमें कोई शक नहीं है कि पोलिटिकल पार्टी है, लेकिन इस वक्त बहुत डिसएरे का शिकार है। PTI जो है उसकी लीडरशिप सामने नहीं है, उनके साथ जो मसाइल हैं अपनी जगह पर। सर, क्या ये मसाइल मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने माजी में फेस नहीं किए? बिल्कुल हमने फेस किया, इससे ज्यादा फेस किया होगा? इससे ज्यादा, बहुत ज्यादा फेस किया। तब भी आप एक सियासी कारकुन होने की हैसियत से समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है? देखिए, एग्जिस्टेंस का इशू नहीं है, एग्जिस्टेंस का इशू नहीं है। बात यह है कि वो फोर्थ कमिंग नहीं है, नजर नहीं आ रहे, आ नहीं रहे, पोलिटिकल एक्टिविटीज में है नहीं वो इस वक्त जिनको होना चाहिए। देखिए, हम भी थे, हालात हैं इस काबिल पॉलिटिकल एक्टिविटीज में? उससे ज्यादा मुश्किल हालात जैसे आपने खुद कहा हमारे लिए थे, लेकिन हम ग्राउंड छोड़ के कभी भी नहीं गए, हमेशा ग्राउंड पर है। लंदन में आपकी क़यादत चली गई, साउथ अफ्रीका क़यादत चली गई, लेकिन लोग कनाडा चले गए, कहाँ लोग नहीं गए? लोग चले गए, लेकिन इसके बावजूद हमारी एग्जिस्टेंस ग्राउंड छोड़ के नहीं गए।
कुछ लोग यकीनन गए, कायदे तहरीक आपकी, कुछ लोग यकीनन गए, हाँ। कुछ लोग यकीनन गए, लेकिन बहुत बड़ी जो हमारी सपोर्ट बेस था, जो हमारे लोग थे, वो अपनी जगह इंटैक्ट रहे। और आपने देखा कि जैसे अंडरग्राउंड हो गए, अंडरग्राउंड के लिए आप उसको थोड़ा सा जैसे साइलेंट हो जाते हैं इस तरह की एक्टिविटीज, लेकिन जैसे ही प्रेशर हटा आपने उसी तरीके से इमर्ज करके बाहर निकल के आए। तो एमक्यूएम की पॉलिटिकल फोर्स जो है कभी भी खत्म नहीं हुई, ना कभी भागी, ठीक मुकाबला किया उन्होंने हमेशा। ठीक ठीक ठीक। अच्छा सर, यानी पार्टी में इस वक्त जब से मर्जर हुआ है या ये जो आपका इत्तेहाद हुआ है या आप ये कह लें यूनिफिकेशन हुई है, उस वक्त से पार्टी की पॉलिसी ज़रा डिफरेंट नज़र आती हैं। साबका बहादुराबाद अगर मैं कहूँ तो बहादुराबाद की जानिब से यानी डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी या कुछ रहनुमा आपके नाराज़ होकर चले गए, आमिर खान साहब या दीगर रहनुमा, जब आपने ये इल्हाक़ किया उसके बाद पार्टी के ऊपर ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस है वो पीएसपी साहब का पीएसपी का नज़र आता है। क्या ये बात दुरुस्त है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप अच्छा, एक तो ये तो एक अलायंस नहीं है, दिस इज नॉट एन अलायंस। तमाम दूसरी पॉलिटिकल पार्टी यूनिफिकेशन कह सकते हैं। दूसरी जो फैक्शंस थे जो एमक्यूएम से अलहदा हो गए थे, वो वापस एमक्यूएम के अंदर आ गए। एमक्यूएम एज इट इज पार्टी एमक्यूएम ही है। ठीक 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 है ना, एमक्यूएम है और एमक्यूएम का स्ट्रक्चर बिल्कुल उसी तरीके से है। खालिद मकबूल सिद्दीकी यानी 22 अगस्त के बाद वाली हाँ, खालिद मकबूल सिद्दीकी जो है अनडिस्प्यूटेड लीडर हैं, तमाम लोग उनकी कमांड में, कंट्रोल में है, पार्टी उसी तरीके से चल रही है। और ये कहना कि किसी का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, किसी का इन्फ्लुएंस कम है, पॉइंट इसमें सिर्फ इतना होता है जो लोग ज़्यादा काम करते हैं ज़्यादा नज़र आते हैं, जो नज़र आ रहा है तो नज़र आ रहा है। कहाँ जो ज़्यादा अनीस कायम खान या मुस्तफ़ा कमाल कर रहे हैं आपके ख्याल में? नहीं, मेरे ख्याल में ऐसा भी नहीं है, बाकी लोग भी काम कर रहे हैं। जो लोग ज़्यादा काम करते हैं ज़्यादा नज़र, जैसे आपने कहा नज़र आने की बात है ना, कुछ लोग नज़र ज़्यादा आते हैं, एक्टिविटीज ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा नज़र आते हैं, तो ऐसा ही होता है। प्रेशर है किसी किस्म का पार्टी? कोई प्रेशर नहीं, किसी किस्म का प्रेशर नहीं। ये जो राब्ते आप कर रहे हैं ये भी मतलब ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की अपनी इख्तिरा है या कहीं से कहा भी जा रहा है कि जी राब्ते कर रहे हैं, वो इत्तेहाद बनाएं आप अपनी जो हमारी लेवल थी ना, एक लेवल जो आप पे लगा हुआ था कौम परस्ती का, वो हटाएं। ये बात दुरुस्त है सर? देखें, एमक्यूएम ग्रो कर रही है और कराची की पॉलिटिक्स, सूबे की पॉलिटिक्स भी ग्रो कर रही है उसी में। ठीक है। और जिस तरह से ग्रोथ हो रही है, तो डाइवर्सिटी है पूरे कराची शहर के अंदर, मुख्तलिफ लोग हैं, लोगों ने मिल के चलना है, सारी जिंदगी एक दूसरे से लड़ना तो नहीं है ना। यानी वो कौम परस्ती वाली जो चीज थी जो ऐसा नहीं है, वो उसको आप जाते हैं छोड़, वो हमारा नहीं बिल्कुल नहीं, वो हमारा बेस है। मुमकिन नहीं है ना दो चीजों में, इसको समझने की बात है ना, इसको समझने की बात है। हम अपनी असास, अपना बेस नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हम लोगों के साथ मिल के चलेंगे सबके साथ। ये तो ऐसे ही होना कि एक तरफ आप कहेंगे जी फला शख्स मेरा जो है ना वो हक खा रहा है, या फला कौम को हक नहीं मिल रहा, हक जो है ना, जो लोग जिन पे आप इल्जाम लगा रहे हैं उनको आप कहें आओ हमारे साथ डॉक्टर साहब, हक डेवलप कर, हक जो है एलीट खाती है, हक आम लोग नहीं खाते हैं। हम आम लोगों के साथ मिल रहे हैं। अच्छा, आम लोगों को साथ मिला रहे हैं, उनको साथ दे। जो रिसोर्सेज है, जो लड़ाई होती है वो एलीट खा रही है, उनकी भी एलीट खा रही है, उनके भी लोगों को कुछ नहीं मिल रहा। परस्ती की तरफ आप वापस जा रहे हैं। बिल्कुल, हम सब आपस में मिलके, हम क्योंकि जब पार्टी बनी थी तो उस वक्त तो दरअसल हक परस्त ग्रुप हुआ करता था। बिल्कुल सही करें, हम अपना असास जो है, हमारा असास तो वही है, हमारा बेस वही है, हम जो है वो हैं, लेकिन हम सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। अच्छा, आप चाह रहे हैं कि दूसरी कौमियतें भी जो यहाँ बसती हैं है ना, हमारे शुरू से है हमारे पास, कोई नई बात नहीं है। आपने देखा होगा हमारे यहाँ से मुख्तलिफ लोग MNA MPs बनते रहे, मुख्तलिफ कम्युनिटी के लोग बनते रहे, वापस भी जाते रहे सर, वापस भी जाते रहे। नबील कबूल साहब गए और लोग आते हैं जाते हैं, नेचुरली हमारे अपने लोग भी आते और जाते रहते हैं। ये नेचुरल अलायंस या नेचुरल चीज़ें नहीं होती। मुत्तहिदा कोई मूवमेंट पाकिस्तान का जो है ना नेचुरल अलायंस मुमकिन नहीं है। क्या ये बात ये भी दुरुस्त है? जो लोग आपके साथ मिले दूसरी कौमियतों के या दूसरी पार्टीज के या जो भी हुआ, वापस भी चले गए? नहीं, वापस गए और दूसरे लोग आ गए, वो भी वापस आए। इस वक्त भी हमारे पास हर कौमियत का आदमी, हर कौमियत के लोग मौजूद हैं। हमारी राब्ता कमेटी में भी मौजूद हैं हमारे। आपने भी देखा होगा रिसेंटली कैंडिडेट्स जो अनाउंस किए हैं। ये जो सियासत आपने कहा कि हम तमाम लोगों के साथ, तमाम कौमियतों के साथ मिल के चलना चाहते हैं, मेरी पहले मैंने इंटरव्यूज़ किए हैं डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी के, वो इस चीज़ को, मुस्तफ़ा कमाल साहब का ये एक प्रिंसिपल ज़रूर था, वो शुरू से ये कहते रहे कि गलत है कौमियत की बात करना, इसकी वजह से नुकसान हुआ है। हरगिज़ नहीं, और आपसे बिल्कुल ये नहीं करा गलत है कौमियत की बात करना। देखें, हमारी शनाख्त जो है ना, उससे तो हम भाग सकते नहीं है। शनाख्त तो आपकी शनाख्त ही होती है। हमारी शनाख्त जो है वो हमारी शनाख्त है, महाजिर हमारी शनाख्त है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब साथ लेकर नहीं चलना चाहिए। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि हम दूसरों के लिए नेगेटिव सोचें।
हम अपने लिए पॉजिटिव सोचते हुए भी दूसरों लोग के लिए भी पॉजिटिव सोच सकते हैं। साहब जो कहते हैं, जो बातें करते हैं, उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? उन्होंने पहले देखिए ये यूनिफिकेशन जो आपकी हुई, सबसे पहले तो उन्होंने कहा था ना कि यार एक हल्का एक सीट होनी चाहिए हमारे फैक्शंस में, या तो हम आपस में कोई अंडरस्टैंडिंग बना लें, बहरहाल एक सीट से एक ही हम आपस में एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन ना लड़ें। हमारे दरवाजे सबके लिए खुले, फिर बाद में हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं। मैंने आपसे कहा ना कि ये कोई मर्जर या वो नहीं, अलायंस नहीं है। हाँ। जो वापस आना चाहता है, एमक्यूएम का दरवाजा सबके लिए खुले। एमक्यूएम पेरेंट पार्टी है, बिल्कुल आ जाएं सब। ठीक। और मैंने कहा ना कि जैसे कि हम अपनी शनाख्त से भाग नहीं सकते, हमारी जो शनाख्त है वो हमारी असास है, लेकिन इस शहर के बेहतरी के लिए, इस मुल्क की बेहतरी के लिए हम सब लोगों को साथ लेके चलना चाहते हैं। ठीक है, यानी अपनी मट्टी पे चलने का सलीका जो है ना वो आना चाहिए। आप कह रहे हैं उससे नहीं, ये पुराना शेर हुआ करता था सर। चलें, बहरहाल अभी मजीद आपसे गुफ्तगू करें, एक छोटे से वक्फे के बाद कहीं ना जाएगा। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दो बार आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं कराची की सियासत पे और ख़ासतौर पे सिंध के शहरी इलाकों की सियासत पे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, रहनुमा हैं मुत्तहिदा क़ौमी मूवमेंट पाकिस्तान के साबिक़ मेंबर सूबाई असम्बली जनाब जावेद हनीफ साहब। अभी हमें फ़ोन लाइन पर ज्वाइन किया है रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नजमी आलम साहब ने। हम नजमी आलम साहब को खुशामदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी नजमी आलम साहब, खुशामदीद। और आपके दूसरे मेहमान को भी मेरा सलाम। जी वालेकुम सलाम। जी नजमी आलम साहब, इस वक्त कराची के हालात और इन तमाम चीज़ों के हवाले से बात हो रही थी। बल्दियाती हुकूमत माशाल्लाह जो है वो आपके कंट्रोल में है और मुर्तज़ा वहाब साहब और सलमान अब्दुल्ला मुराद जो हैं ये दोनों काम कर रहे हैं। लेकिन सर, कराची की जो हालत ज़ार है बज़ाहिर अब तक इतने महीनों में, जबकि एडमिनिस्ट्रेटरशिप भी आपके पास रही, अब इलेक्टेड बल्दियाती हुकूमत आपके पास है, कोई खातिर खा अब तक तब्दीली नजर नहीं आती। सर क्या कहेंगे आप? एक तो आपको कुछ चीजें समझनी होंगी कि किसकी क्या जिम्मेदारी है, ये बात हमें समझनी होगी। अगर किसी गली मोहल्ला टूटा हुआ है तो वो टाउन का जिम्मेदारी है कि वो उसको बनाए। मेन आर्टरीज जो कराची की 104 या 5 रोडें हैं वो केएमसी के पास हैं, उनको मेंटेन रखना केएमसी की जिम्मेदारी है। तो ये अगर कहीं गलियां टूटी हुई हैं तो वो टाउन्स को करना चाहिए। यही उस जो एसओपी है लोकल गवर्नमेंट एक्ट के तहत, उसके तहत है। हाँ, इश्यूज हैं बिल्कुल इसमें, इतने बड़े अरसे सर एक सबसे बड़ा इशू जो आ रहा है कि जो आपकी एडमिनिस्ट्रेटरशिप के दौरान जो सड़कें बनाई गई, जो तामीर की गई पिछली बारिशों के बाद या उससे पहले, वो एक साल से भी कम अरसे में, इतने करीब अरसे में जो है वो अबतर हो चुकी है। टूटी हो, जी मैं मानता हूँ किसी एक आध जगह टूटी हो। सर बहुत सी जगह, एक आध जगह नहीं बल्कि कहा यह जाता है कि जितनी सड़कें तामीर हुई थी 30 से 40% उसमें से के साथ मैं इससे खिलाफ करूंगा। अभी देखिए शायरा नूरजहां अभी बनाई गई है, इससे पहले कोरंगी में बनाई गई रोडें और माशाल्लाह से वो सब अपनी जगह मौजूद हैं, कोई नहीं टूटी हैं। सर यूनिवर्सिटी रोड के बारे में आपका क्या ख्याल है? पेबंदकारी की गई, बारिश की वजह से नहीं टूटी, उसमें तो अब ये जो काम हो रहा है इसका आपका रेड लाइन का जो काम हो रहा है बीआरटी जी, उसकी वजह से वो डैमेज हो रही है। अच्छा, आप समझते हैं कि दोनों तरफ बेहतरीन स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन्स बनाई गई थी, मुझे याद है। लेकिन सर इतने काम के बावजूद हाइड्रेंट जो है गुलशन इकबाल का, वहां पे अगर आपका, क्योंकि आप KWSB से भी वो है, लेकिन जहां पर भी हाइड्रेंट होगा ना, मैं आपसे सवाल, जो रोड है जिस पे टैंकर खड़े होंगे वो टूटेगी। सर आपका गुजर होता है वहां से, इस हाइड्रेंट से गुजर होता है? आपने देखा है? समझ गया हूँ मैं, मुझे पता है जिस जगह की आप एग्जैक्टली बात कर रहे हैं, मैं उसके सामने रह चुका हूँ, इसलिए मुझे उधर की रोडों का बिल्कुल अंदाजा है। वहां पर जहाँ हाइड्रेंट होगा यहाँ एक मजबूरी है, क्योंकि हाइड्रेंट के पानी गिरता है टैंकरों से, वो खड़े होते हैं, उनके पानी मुस्तकिल गिर रहा होता है। वो एक इशू है कि उसका, कि वो रोडों को तोड़ता है, क्योंकि वो जब अंदर से भर के निकलते हैं तो उनके उसमें कीचड़ लग जाती है और वो कीचड़ फिर रोडों पे लगती है और मुस्तकिल जब 24 आवर्स वो हो रहा होता है तो वो रोड को। अच्छा, हाइड्रेंट्स के वाले से कहा जा रहा था सर काफी इलीगल हाइड्रेंट्स पे क्रैकडाउन भी किया गया। बहुत किया है, बहुत तोड़े हैं हाइड्रेंट, और जहां पर भी अभी फौरी जैसी कोई इत्तला मिलती है फौरन इमीडिएटली कार्रवाई होती है। हम 100 से ऊपर हाइड्रेंट। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है उसमें कि आम आवाम जो छोटी सुजुकियों से या ये जो बड़े टैंकर्स लोग लाके
खड़े कर लेते हैं। अब तो चिंचियों के जरिए पानी की सप्लाई हो रही है। सर बात ये है कि उनको भी अरेस्ट किया जाता है, इलाकों में पानी है नहीं, या तो आप मुतबादिल पानी पहुंचाने का इंतजाम करें। अब ये जो मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखने वाले लोग, सर मेरा सवाल सुन लें जी, आप उनकी वो सप्लाई भी बंद कर देते हैं, लाइंस में पानी है नहीं, वो क्या करें? क्या वो मतलब कैनिस्टर लेके या ड्रम्स लेके रोडों में पानी भरें? देखें, ये जो हाइड्रेंट्स हमने तोड़े हैं ये वो थे जो सब सॉइल, ये बोरिंग के नाम पे हमारी लाइनों से भी पानी चोरी कर रहे थे। हमने वो तोड़े जिन पे हमें ये मिल गया सबूत कि ये हमारी लाइनों से भी पानी चोरी कर रहे हैं, उनको तो अलाउ नहीं कर सकते ना। नहीं सर, बाकी ये जो इलाके में टैंकर से जो मुख्तलिफ चीज, ये सुजुकियां या चिंचियां भरी जाती हैं, इन पे भी क्रैकडाउन हुआ है सर। मतलब बराह रास्त कंप्लेन आई है कि जी हमें पुलिस पकड़ के ले जाती है, लाइनों से पानी चोरी कर रहे थे, उन पे हुआ है। अच्छा, और ये चल रहा है और ये इंशाल्लाह होता रहेगा। सर K4 के हवाले से क्या कहते हैं? अब तो K4 हाँ डिलेड मंसूबा है, जो होना चाहिए था। सॉरी, उसकी डिजाइनिंग में प्रॉब्लम आई। ये भाई ये डिजाइन सही नहीं है, पहले उस डिजाइन पे काम शुरू हो गया, लेकिन उसके बाद उसके डिजाइन पे कई साल काम चलने के बाद हुआ कि जी ये अभी क्या स्टेटस है सर? अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या स्टेटस है? मेरे ख्याल में 2 साल कम से कम लगेंगे। अच्छा, जिसमें मुझे, क्योंकि अभी भी हमने सिंध गवर्नमेंट में हमारे सेनेटर वकार मेहंदी साहब ने सेनेट के इजलास में कहा कि आपने 17.5 अरब रुपए रखे हैं K4 के लिए, ये कम है, 50 अरब होने चाहिए, क्योंकि अगर आपको 2 साल में कंप्लीट करना है और 100 बिलियन चाहिए तो 1 साल में 50 अरब रिलीज करें 17.5 अरब से नहीं। और चीफ मिनिस्टर सिंध जो उस वक्त के थे मुराद अली शाह साहब, उन्होंने भी फेडरल गवर्नमेंट से कहा कि आपने पैसे कम रखें, इसको बढ़ाएं। अब इंशाल्लाह देखें, अब इलेक्शन तक तो चलेगा, उसके बाद हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी कि फंड्स वहां से आए ताकि हम इसको चला सकें। अच्छा सर, ये मुझे बताइएगा कि टाउन्स को जो ऑक्ट्रा जिला टैक्स है OZT, ठीक है, वो तो जारी कर दिया गया है। जो आप लोगों ने बजट पास किया था और जिसमें तरक्याती बजट भी थे, दूसरी चीजें भी थी, वो क्यों नहीं जारी किया जा रहा है? टाउन्स की पोजीशन ये मेरे ख्याल में आपको ये सवाल नहीं, टाउनों को तो पैसे चले गए सर, OZT के मद में या जो उनको गए हैं टाउन्स इस वक्त तो गए। देखें, एक सुन लें, हम तो टाउन्स को OZT देते हैं, बाकी टाउन ने अपना रेवेन्यू जनरेट करना है, टाउन ने अपना रेवेन्यू जनरेट करना है, टाउन को अपना रेवेन्यू जनरेट करना है। वो तो हर टाउन अपना करेगा ना, वो कुछ पीपल्स पार्टी के जो टाउन है वो हम करेंगे, जो जमात इस्लामी या PTI के टाउन है वो अपना रेवेन्यू जनरेट करें। नहीं सर, जो एक सेंट्रलाइज्ड बजट जिसमें से तरक्याती कामों के लिए टाउन्स को बजट दिया जाता है, जो आप लोगों ने बजट पास, वो होती है डिस्ट्रिक्ट ADP, हाँ ठीक है, वो KMC के पास होती है, उसके अब टेंडर्स होने जा रहे हैं। लेकिन साथ साथ आप ये भी देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन भी रोक रहा है कि आप ना करें। लेकिन सर जो टाउन्स के चेयरमैनों से मेरी बात हुई, हमने प्रोग्राम में भी बुलाया था, उनका कहना ये है कि जो OZT जो दिए गए है, इससे OZT को छोड़ें, जो प्रॉपर्टी टैक्स इनको दे दिया है, अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा करें, उसको अच्छा, एडवर्टाइजमेंट आपके पास है, चार्ज पार्किंग आपके पास है, इसको जमा करें ना आप। सर इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि मुलाजमीन की जो डिवीजन है, जो चीजें हैं, वो भी ठीक नहीं है। बहुत सी छोटे टाउन में ज्यादा मुलाजमीन रखे हुए हैं, बड़े टाउन में कम मुलाजमीन। तो गवर्नमेंट ने उस पे इनसे कहा है कि जिसको भी हो, अगर वो समझता है कि उस टाउन के साथ इंसाफ नहीं हुआ तो अपील करें, हम उसको रिकंसीडर करेंगे। ये मौजूदा इंटरिम गवर्नमेंट ने कहा है इनसे, और हमारे भी कुछ टाउन चेयरमैन ने अपने रिजर्वेशन लिख के भेजे हैं कि भाई हमारे पास स्टाफ ज्यादा है, तनख्वाह कम आ रही है, वो सारी की सारी भेजिए। मेरी तो ख्वाहिश ये है कि हम तनख्वाह की तरफ ये सिंध गवर्नमेंट की तरफ क्यों देखें, हमें अपने जराए पैदा करने हैं, अपने जराए पैदा नहीं करेंगे। वसीम अख्तर साहब ने अपने टाइम में कोई जराए अपने पैदा नहीं किए कि भाई हम अपनी इनकम KMC। अब हम इस वक्त मुर्तज़ा वहाब के साथ मिलकर हम बहुत ज्यादा इस पर वर्किंग कर रहे हैं, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी देखेंगे कि हम अपने जराए से रेवेन्यू पैदा करेंगे, हम सिर्फ सिंध गवर्नमेंट पर तवक्कुल नहीं करेंगे। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि मुर्तज़ा वहाब साहब की जो कागजात नामजदगी, उसके हवाले से फैसला महफूज किया गया है। अगर खुदा न खास्ता फैसला मुर्तज़ा वहाब साहब के हक में नहीं आता है तो कोई दूसरा कैंडिडेट आपने बैकअप मौजूद है? देखें, बात यह है कि गिजरी में उनका वोट है तो कम से कम उसको तो इलेक्शन वो नहीं उसको डिनाई कर सकते, एक जगह तो उनका वोट है ना। किमाड़ी पे सर, किमाड़ी वाली सीट के ऊपर जो है ना, हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जब आप
चेयरमैन का इलेक्शन लड़ रहे हैं, वाइस चेयरमैन के लिए शर्त है कि वो टाउन में हो। चेयरमैन के लिए शर्त हम समझते नहीं है कानून में कि भाई आप कराची शहर की केएमसी के मेंबर कहीं से भी बन सकते हैं, जैसे सूबाई असेंबली में आप सिंध में सर कहीं वो तो पे बन भी सकते आपका हैं, वोट हो, बन सकते लेकिन उसमें कानून ये है कि जो जहां से बल्दियाती इलेक्शन लड़ रहा हो वो शख्स वहां की वोटर लिस्ट में शामिल होना चाहिए। इसी बात को बेस बना के सर, वरना केस तो चलने की फिर बात ही नहीं थी ना, ये और फैसला। चले फिर ज्यादा दूर नहीं, 19 तारीख को फैसला हो जाएगा। 19 को डेट दी है ना फैसले लेकिन की, वजह कोर्ट क्या जो भी सर फैसला सर, देगी। सर सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जरूरत क्या पड़ी कि किमाड़ी से पेपर्स भरे गए? क्या गिजरी की ये सीट के ऊपर पार्टी की एतमाद नहीं था स्ट्रेटेजी आपको? थी कि तो हम हाँ सब जगह से अपने मेयर को लड़ाना चाहते थे। अच्छा। और इसमें कोई कबात नहीं है, लोग 4-4 सीटों से लड़ते हैं, मैं भी 2 सीटों से लड़ा था भाई, एक खाली कर दी, अच्छा दोनों जीत गए। हाँ, लेकिन सर एक ये भी कहा जा रहा था कि जो ऐसी कंफर्म सीट्स थी उस पे से कुछ लोगों ने इस्तीफा देने से इनकार किया, वरना अगर उन सीट्स उनमें से किसी एक सीट से नहीं किया। ये तीनों सीटें हमारी कंफर्म है, बिल्कुल आंख बंद करके मैं तो कह रहा हूँ सारी पार्टियां मिलके भी लड़ लें तो हमें नहीं हरा सकती। अच्छा सब मिलके लड़ लें, मैं तो कह रहा हूँ ना। जावेद साहब कुछ कहना चाहेंगे आप? बात ये है कि ये सारी जो है ना, ये हमारी देन है इन लोगों को भी, या जमात इस्लामी को भी। अच्छा, ये उसी वक्त बन सकते हैं, उसी वक्त आते हैं यहाँ पर जब हम इलेक्शन नहीं लड़ते। बाई इलेक्शन आप कंटेस्ट करेंगे सर? नहीं, बाई इलेक्शन हम नहीं लड़ रहे। जब हमने एक प्रिंसिपल, एक तरफ आप कह रहे हैं देन है, मतलब हमने देन दे दी ना, मेयर का इलेक्शन इस पे बेस कर रहा है, हमने देन दे दी है। आप इलेक्शन लड़े हरा दें अगर ऐसी बात है तो? हमारा सबको पता है हाँ। कराची में कोई और उसी वक्त आ सकता है जब एमक्यूएम बाहर होती है, रीजन कोई भी हो नहीं, उसका। तो किसी डील के तहत आप इलेक्शन नहीं लड़ किसी रहे डील हैं? के तहत की बात नहीं, कोई डील नहीं किसी किस्म की भी। हमारा प्रिंसिपल स्टैंड था, हम समझते थे कि जो हल्का बंदियां की गई हैं उसमें नाइंसाफियां की गई हैं, और वो साबित भी हो गया। हमने कहा था कराची शहर के अंदर आपने हल्के ऐसे बनाए हैं कि जो आपका हल्का असर है वहाँ पे 20,000 के ऊपर आपकी यूनियन काउंसिल है, जहाँ हमारी यूनियन काउंसिल है वहाँ 95,000 पे यूनियन काउंसिल है। कितना फ़र्क हो गया? 3-3 का फ़र्क हो गया। हमने कहा 75 यूनियन काउंसिलें जो है हमारे हल्कों में कम बनाई गई हैं, आपने एग्री किया, 53 का आपने नोटिफाई भी कर दिया। आप लेके आए ना, उनको शामिल करें ना उसके अंदर। शुमारी का क्रेडिट आप लेते हैं तमाम सियासी जमातें मां सिवाय मुस्लिम लीग नून के, यहाँ तक कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ताजा साहब ने भी कहा कि जी ये मुत्तहदा कौमी मूवमेंट किस बात का क्रेडिट लेती है, कराची की आबादी तो उल्टा मतलब जितनी होनी चाहिए थी उससे कहीं कम है, और ये सिर्फ 40 करोड़ आबादी बढ़ा के अपना, मुझे ये बताएं, अपना 40 लाख आबादी बढ़ा के अपना क्रेडिट लेते हैं कि जी हमने ये करा दिया। 73 लाख आबादी बढ़वाई हमने। मुझे ये बताएं, इन्होंने 5 साल में इन्होंने 10 नंबर भी बढ़वाया किसी ने? सर मैं आपसे सिर्फ एक सवाल ये करता हूँ कि अगर पिछली मरदमशुमारी गलत थी, उसकी रेट ऑफ इंक्रीज के लिहाज से अगर आप सिर्फ सिंपल कैलकुलेशन कर लें तब भी आबादी कितनी बनती है? चले हम ये छोड़ दें कि अभी पिछली सही थी या गलत थी, वरना तो वही आप तो उसी वक्त कहते थे ना कि ये आबादी पिछली मरदमशुमारी में गलत है। देखिए हम बिल्कुल तो फिर क्या बढ़ गई आबादी? ये तो नॉर्मल रेट ऑफ ग्रोथ जो है उससे दिस इज नॉट नॉर्मल रेट ऑफ ग्रोथ। कराची की लास्ट टाइम जो रेट ऑफ ग्रोथ था वो 2.4% था। इस मरतबा कराची का रेट ऑफ ग्रोथ 4% आया है। ठीक, बहुत फर्क है, डबल हो गया। आपसे मजीद गुफ्तगू करेंगे। नजमी आलम भी हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। एक छोटा सा वक्फे के बाद दोबारा भी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं कराची के बल्दियाती मसाइल और सिंध के शहरी इलाकों की सियासत के हवाले से। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जावेद हनीफ साहब, रहनुमाए मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के और साबिक मेंबर सूबाई असेंबली। इसके अलावा फ़ोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है नजमी आलम साहब ने, रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी, जावेद हनीफ साहब ने बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा जी हमारी देन है ये तमाम सीटें जो जमात को या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हासिल हुई हैं। नजमी आलम साहब क्या कहते हैं सर, ये जो दस्तबरदारी थी एमक्यूएम की, क्या इसकी वजह से आपको सीटें मिली हैं? सिर्फ ये बता दें कि इससे पहले कराची में जो कौमी और सूबाई के बाई इलेक्शन हुए उसमें क्या नतीजे आए, कितने नंबर पे आई है एमक्यूएम? 5वें 6ठे नंबर पे आती रही है। तो ऐसी बातें ना करें। कराची के लोग इतने बेवकूफ नहीं है जावेद भाई। आप लोग अगर आप अभी भी लड़ लेते तो आपको पता था कि रिजल्ट बहुत खराब आना है, आपको लोग रिस्पांस नहीं दे रहे इसलिए आप लोगों ने नहीं लड़े, वरना आपको किसी ने हाथ तो नहीं बांधे थे। अगर जब, और आप तो माशाल्लाह से सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट भी रहे, आपको तरीकाकार भी पता है। जब टाउन अनाउंस हुए, यूसी अनाउंस हुई तो उस पर एतराजात थे।
मैं तो हैरान था कि डिस्ट्रिक्ट साउथ में एमक्यूएम ने नॉट ए सिंगल इतराज दाखिल नहीं किया। मैं साउथ को देख रहा था, साउथ में एमक्यूएम की तरफ से किसी यूसी पे कोई सिंगल इतराज नहीं आया। लेकिन सर जो इलेक्शन कमीशन जो डिलिमिटेशंस और तमाम चीजें हुई, फिर नोटिफिकेशन को वापस भी लिया सिंध हुकूमत ने, बाकायदा रातों रात वापस लिया गया। तो देखिए ना, जिसको इतराज था हल्का बंदी पे, उस पार्टी को आके इतराज। एमक्यूएम तो माशाल्लाह से बड़ी ऑर्गेनाइज जमात है, मैं इनकी ऑर्गेनाइजेशन देख चुका हूँ बहुत। तो मुझे बड़ी हैरत है कि इन्होंने उस पर इतराजात नहीं किए, उस पर कोई बात नहीं की। इनको चाहिए था उसी वक्त जाके इतराज करते इलेक्शन कमीशन में कि ये आप गलत कर रहे हो। ठीक है, अच्छा वो तो इनके पास मौका था ना। देखिए, पहली बात तो ये कि हमने एतराज किए, हम इलेक्शन कमीशन में भी लड़े, हम कोर्टों में भी लड़े, हम सुप्रीम कोर्ट तक गए इसमें, ठीक है ना। अनफॉर्चुनेटली हमें सपोर्ट नहीं मिला, सुनवाई नहीं हुई, सुनवाई नहीं हुई जी। फिर इन्होंने जो 53 यूनियन काउंसिल नहीं बनाई, नोटिफाई की, ये रिफ्लेक्ट करती है कि इन्होंने गलती की थी, ज्यादती की थी इन लोगों ने। इन्होंने खुद एक्सेप्ट किया, जुर्म अपना एक्सेप्ट कर लिया। और जहां तक कराची के लोग वाकई बहुत अक्लमंद हैं। 500-500 और 400-400 वोटों पर इनके काउंसलर इलेक्ट हुए हैं। कितने वोट मिले? 800, 1000, इससे ज्यादा वोट नहीं मिला। टोटल 11% वोट पड़ा है पूरे इलेक्शन के अंदर यहाँ पे। तो कराची के लोग वाकई अक्लमंद हैं। हम होते तो इलेक्शन होता और हमारे काउंसलर जो जीतते रहे हैं वो हज़ारों की तादाद में वोट लेके जीतते थे। ये कहना कि जी हमारा वोट नहीं है, किसी वन और किसी सीट के ऊपर किसी कोई चीज़ हो गई हो, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कराची में एमक्यूएम की सपोर्ट कम हो गई है। एमक्यूएम की इस तरह सपोर्ट मौजूद है। जो एमक्यूएम की गैर मौजूदगी में जो काउंसलर इलेक्ट होकर आए हैं, 1000 वोट पे, 1100 वोट पे, 1500 वोट पे, ये वोट हैं उनके। जहाँ 95,000 की आबादी के अंदर अगर आप 40,000 वोट है और 40,000 वोट के अंदर आप 1100-1200 वोट ले रहे तो ये इलेक्ट होके आए आप। तो पूरे इलेक्शन प्रोसेस के ऊपर जो क्वेश्चन खड़ा हो जाता है इससे। ठीक है, अच्छा ये जो जीडी ने बात की, आप सपोर्ट करते हैं कि बल्दियाती नुमाइंदों को सस्पेंड कर देना चाहिए 2 महीने के लिए, जब तक कि केयर टेकर हुकूमत जो इलेक्शन नहीं करा दे? देखें, ये ट्रेडिशनली होता आया है, इसी तरीके से होता है कि मतलब से कम से कम इतना होता है कि देखिए न्यूट्रल सेटअप का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट में जो लोग बैठे हो न्यूट्रल हो। लोकल गवर्नमेंट का तो बहुत बड़ा सेटअप है, उसका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। वो ग्राउंड लेवल पे चीज़ों को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। अगर वो इसी तरीके से इन्फ्लुएंस करेंगे तो इलेक्शन जो है फेयर एंड फ्री नहीं हो सकेगा। तो फेयर एंड फ्री इलेक्शन के लिए लाजमी है कि इसको भी जो है इनका भी जो थोड़े से हाथ बांधी जाए। और तो माजी में लेकिन कभी ऐसा आप कह रहे होते वैसे हुआ तो नहीं है? निमतुल्लाह खां की जो वो थी वो मौजूद थी, इलेक्शन हुए, मुस्तफ़ा कमाल साहब की जो मेयरशिप थी उसमें इलेक्शंस हुए। ज़रूरी तो नहीं है कि प्रोसेस रुक जाता है। इलेक्शन कमीशन की मर्जी पे डिपेंड करता है। इलेक्शन कमीशन किस तरह देखता है इन चीज़ों पे। जो बायस जो यहाँ पर है, जिस तरीके से है और जिस तरह का इन्फ्लुएंस मौजूद है, उसमें इसकी ज़रूरत है कि इस तरीके से इसको इलेक्शन प्रोसेस को फेयर, फ्री एंड ट्रांसपेरेंट रखने के लिए जो लोग इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। लॉजिक यही है ना, न्यूट्रल सेटअप की लॉजिक क्या है? यही लॉजिक है ना। चलें, नजमी आलम साहब क्या कहते हैं? सर, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट या जीडीआई तमाम लोग जवाब दे दिया कि मुस्तफ़ा कमाल साहब मेयर थे और एमक्यूएम इलेक्शन लड़ रही थी। वो भी उस वक्त भी इनको ये मुताबिक, खैर हमें कोई इतराज नहीं, लेकिन ये इशू आएगा इलेक्शन शेड्यूल आने के बाद कि जी चलें थोड़ी वक्ती तौर पे। मैं समझता हूँ हमें कोई तकलीफ नहीं है अगर इलेक्शन कमीशन ये फैसला करता है कि जी हम कुछ अरसे के लिए मेयर और टाउन चेयरमैन को इनको अनफंक्शनल कर रहे हैं, तो हमें कोई तकलीफ नहीं है। हम बहुत खुशी इलेक्शन लड़ने को तैयार हैं, लेकिन इट्स डिपेंड ऑन इलेक्शन कमीशन। लेकिन माजी को देखते हुए फैसले करने चाहिए। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया नजमी आलम साहब, आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला। जावेद हनीफ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम पर पहुंचता है। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।